Today I am going to start the topic physical and chemical property of the carboxylic acid. तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफैटिक के देखें, सबसे पहले आपको एलिफैटिक के बारे में मैं बता रही हूँ। एलिफैटिक भी होते हैं ये और एरोमेटिक भी होते हैं, आपको पता ही है ना। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है जैसे आप लेके चले मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, दीज आर द एलिफैटिक। और अगर एरोमेटिक की बात करते हैं तो हम बेंजोइक एसिड को ले सकते हैं, वो हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो जो हमारे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं अप टू 9 तक, यानी कि लोअर मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, 9 का मतलब हो गया हमारा नोनेन ओइक एसिड। तो वहां तक अप टू 9 तक एलिफैटिक जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वो कलरलेस होते हैं। जैसे कि हमारी लैब में एसिटिक एसिड प्रेजेंट है तो वो बिल्कुल कलरलेस है, लेकिन बहुत ही पंजेंट भी नहीं कह सकते, आप इसको अनप्लीजेंट बोलेंगे, जो आपको क्या है कि बहुत इरिटेटिंग वाली अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है। जैसे मैंने आपसे कई बार लैब में बोला होगा कि एसिटिक एसिड से बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट ऑर्डर आती है और वो मुझे सबसे अच्छी नहीं लगती, सबसे बेकार लगती है। उसकी जो ऑर्डर को मुझे स्मेल करना अच्छा नहीं लगता। तो हम कह सकते हैं कि जो अप टू 9 तक हमारे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो कलरलेस होते हैं और उनकी अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है ना। लेकिन जो हायर एसिड होते हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। वो क्या होते हैं? वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, जो हमारे हायर होते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो हमारे हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एलिफैटिक की अभी हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारे कैसे होते हैं बेटा? वो होते हैं हमारे वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स मोम की तरह सॉलिड होते हैं वो, और ऑर्डरलेस होते हैं, उनमें कोई ऑर्डर नहीं होती है। ठीक है, जो 9 से अबव होते हैं एटॉमिक नंबर जो। फिर हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है अदर हमारे एल्डिहाइड से और कीटोन से। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अप टू 4 तक तो ये बहुत अच्छे से वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं। जब वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो बॉन्डिंग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इनकी एक बहुत मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारे जब वोलेटाइल होते हैं तो कंप्लीटली वोलेटाइल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको हीट करें तो बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि ये वेपोराइज्ड स्टेट में डाइमर बना लेते हैं और इनका जो वोलेटाइल वाली स्टेज है वो थोड़ी रुक जाती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये क्या करते हैं, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रोक नहीं हो पाते हैं, टूट नहीं पाते हैं, क्योंकि ये हमारे डाइमर बना लेते हैं वेपर फेज में। दीज फॉर्म द डाइमर इन द वेपर फेज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। कैसे डाइमर बनाते हैं आपको अच्छे से पता है, आपने जब चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने एसोसिएशन और डिसोसिएशन पढ़ा था, तो वहां आपको जरूर अच्छे से आ गया होगा। ये एसिड है, जब ये डाइमर बनाएगा तो इसका दूसरा जो होगा वो किस तरीके से बॉन्डिंग कर लेगा, किस तरीके से बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये हमारी जो है वो ये हमारे डाइमर फॉर्म कर लेते हैं वेपर फेज में, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। दूसरा हमने बात करी इसकी बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो अप टू 4 तक, सिंपल जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स, ये हमारे मिक्सेबल होते हैं वाटर के साथ, कंप्लीटली मिक्सेबल इन वाटर, क्योंकि फॉर्मेशन कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जिसकी वजह से ये। और आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कब हो जाती है?
solubility decrease when the molecular mass increase. When molecular mass increase, तो जब मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी भी इनकी अप टू 4 तक ही वाटर में होती है, अप टू 4 कार्बन एटम तक, यानी कि लोवेस्ट एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर मिक्सेबल विद वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो हायर होते हैं वो मिक्सेबल नहीं, हायर कार्बन एटम वाले कंपाउंड मिक्सेबल नहीं होते हैं वाटर के साथ, और वो जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिक्सेबल हो जाते हैं, एज लाइक फिनोल है और आपका ईथर है, अल्कोहल है, इसमें ये घुल जाते हैं अच्छे से। तो इस तरीके से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने इनके कलर की बात करी, ऑर्डर की बात करी, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करी और सॉल्युबिलिटी की बात करी। तो आई थिंक आप सबकी क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप बोल सकते हैं, अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम अभी ये क्वेरी है हमारी, कुछ जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो आप याद रखेंगे कि वेपर फेज में भी ये डाइमर बनाने की वजह से वोलेटाइल भी कम होता है और इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आप इसकी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। एनी क्वेरी, किसी बच्चे को कोई क्वेरी है यहाँ पर? मैम एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? एप्रोटिक सॉल्वेंट ये है कि ये कह रहा है कि यहाँ पर हम एप्रोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोटिक का मतलब जो हमारे हाइड्रोजन H+ निकालते हैं, और एप्रोटिक का मतलब जो H+ नहीं रखते हैं वो एप्रोटिक होते हैं, मतलब प्रोटोन नहीं है जिनके अंदर। ठीक है, और कोई क्वेरी? फैटी एसिड कौन से होते हैं? फैटी एसिड का मतलब होता है जैसे हमारा पामेटिक एसिड है, लॉन्ग चेन कंपाउंड हमारे फैटी एसिड में आ जाते हैं। पामेटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, जिनमें कार्बन हमारा 15, 17 तक चला जाता है, तो वो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक, इसको ठीक से पढ़िएगा। कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिएगा, कल हम बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड वाली पढ़ेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर हमारी कई बॉन्ड के ब्रेक होने से प्रॉपर्टी है, अल्कोहल में भी ऐसी था, CO बॉन्ड के ब्रेक होने से था, OH बॉन्ड के ब्रेक होने से था, ऐसे ही यहाँ पर है। आपको कुछ थोड़ा सा याद रखना, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, OH की अलग हो जाती है, CO की अलग हो जाती है ब्रेकन की, तो आपको थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी हमारी है वो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के थ्रू शो होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब हमें OH बॉन्ड को क्लीवेज करते हुए प्रॉपर्टी को शो आउट करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर एसिडिटी है, यानी कि यहाँ पर हम एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि विच वन एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच एसिड इज द वीक एसिड। तो यहाँ पर हम एसिडिटी की बात करेंगे और हम रिएक्शन कराएंगे किसकी? मेटल्स के साथ और एल्कलीज के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो एसिडिटी को हम पहचानेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with metal and alkali। यहाँ पर हम क्या कराते हैं? एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं, यानी कि CrCOOH प्लस Na करा सकते हैं। अब आपने अगर अर्लियर पढ़ा हो, 10th क्लास में पढ़ा हो, तो एसिड किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस इवॉल्व करते हैं, दैट इज द मेन प्रॉपर्टी। तो हमें आंख बंद करके यहाँ पे H2 तो लिख ही देना है कि ये एसिड है हमारा RCOH, हमने कोई भी एसिड ले लिया, और ये हमारा
मेटल है तो हमारी H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब H2 गैस को इवॉल्व करने के लिए मुझे इसके एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तभी तो मैं H2 गैस इवॉल्व कर पाऊंगी। और मुझे फिर Na भी 2 लेने पड़ेंगे, तभी तो Na जो है वो सॉल्ट फॉर्मेशन कर पाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना देगा ये 2R-COONA प्लस H2। तो इस तरीके से हमारा सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है जब कोई एसिड रिएक्शन करेगा मेटल के साथ। और हमारी यहाँ पर एसिडिटी शो होती है क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है वो OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा क्या है, एल्कलीज के साथ रिएक्शन हमें शो करनी है, तो हम NaOH ले लेंगे। एल्कलीज हमारी 2 ही है पूरी केमिस्ट्री में, NaOH एंड KOH। एल्कलीज आर दो सब्सटेंसेस विच डिजोल्व इन वाटर। ये हमारी वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं और वो 2 ही एल्कलीज हैं, वो NaOH एंड KOH। अगर कहीं एल्कलीज आता है तो आप बेस में केवल 2 ही लेंगे, NaOH लेंगे या फिर KOH लेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ, यानी कि NaOH के साथ, तो वो वाटर बाहर निकाल देगा, यानी कि ये वाटर तो आपका बाहर ही निकल जाएगा। जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा विच वन इज RCOONA। तो आप इसको कंप्लीटली कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा RCOONA प्लस H2O। तो देखें तो यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो एसिडिटी में हम जो रिएक्शन है वो क्लीवेज किसका करा रहे हैं, OH बॉन्ड का। और यहाँ हम बता रहे हैं कि विच वन एसिड, एसिडिटी का मतलब क्या होता है, एसिडिटी का मतलब है कि कौन कितनी जल्दी अपना H बाहर निकाल रहा है, अपना H को लूज कर रहा है, वही हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो जितनी जल्दी अपना H लूज कर देता है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं से हमें स्ट्रेंथ का पता चलता है कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसने अपना H रिमूव कर दिया है। दूसरा, अगर हम NaHCO3 वीकर बेस ले लें और जैसे कि NaHCO3 तो क्या होगा, RCOOH प्लस NaHCO3। हमेशा याद रखिए ये एक वीकर बेस है, अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो CO2 गैस जरूर इवॉल्व होगी। जहां कहीं भी कार्बोनेट आ जाता है वहां CO2 गैस जरूर इवॉल्व होती है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, RCOONA प्लस H2O प्लस CO2। तो आप देख पा रहे हैं अंजनी को कंफर्मेशन दीजिए। बेटा एक बात बताओ मुझे, कब तक ऐसा, ये आप कैसे बाहर निकलते रहते हो? मैम आज नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैंने जोड़ दिया है। यहाँ पे मैं आपको क्या करती हूँ, एक टेस्ट दिखाती हूँ जिससे आपको शो हो जाएगा कि जो हमारे एसिड हैं अगर उनकी आपको पहचान करनी है, टेस्ट आपको शो करना है, तो आप किसी भी एसिड की रिएक्शन, किसी एलिफेटिक एसिड की रिएक्शन आप किससे करा देंगे, किसी भी NaCO3 से। तो CO2 वो कंफर्मेशन टेस्ट होता है, NaCO सोडियम कार्बोनेट से करा दीजिए या सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दीजिए, तो क्या होगा कि आपके ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेंगी जिससे शो हो जाएगा कि ये आपका एसिड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेस्ट ट्यूब पे लिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, आप देख रहे हैं छोटा सा बीकर में लेके आई हूँ, ये सोडियम कार्बोनेट है जो आपको शो करेगा कि आपका ये वाला जो बीकर है इसमें मैंने जो लिक्विड लिया हुआ है वो एसिड है। ठीक है, मैंने क्या करा है, इसमें थोड़ा सा एसिड लिया हुआ है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसकी जो ऑर्डर है वो बिल्कुल अनप्लीजेंट है। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा इसमें NaCO3 डाल रही हूँ। आपको कुछ दिख रहा है?
दिखाई दिया ब्रिस्क एफरवेसेंस? नहीं दिखाई दी? मैम दिख गई। यहाँ से आओ, नहीं ऐसे आओ। ये देखिए, मैं दोबारा से डालती हूँ और देखना, थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट डाल रही हूँ। दिखाई दिया कुछ? यस मैम। सब बच्चे देख पा रहे हैं? सबको दिख रहा है? तो यहाँ पर तेजी से बुदबुदाहट हो रही है, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आ रही है। तो मुझे ये, अगर आपको रिकॉग्नाइज करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो कि क्या हो सकता है जो लिक्विड था, तो ये लिक्विड आपका था एसिड, ठीक है। और अगर आपका कोई सॉलिड स्टेट में एसिड दे रखा है आपको, तो आप क्या करेंगे फिर? सॉलिड स्टेट में एसिड जो दे रखा है उसको पहले लिक्विड बना लेंगे, क्योंकि जो हमारा Na2CO3 होता है या NaHCO3 होता है वो हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो सॉलिड से सॉलिड रिएक्शन नहीं कर सकता, इसलिए आपको एक्वस बनाना पड़ेगा उसे, फिर आप डालेंगे। तो एसिड हमेशा यही टेस्ट देते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो एसिड होते हैं वो क्या टेस्ट देते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस शो करते हैं, क्योंकि मैंने जो Na2CO3 लिया है या NaHCO3 लिया है वो CO2 गैस इवॉल्व करते हैं। तो ये जो CO2 गैस है ये इवॉल्व हो रही है, तो वो ब्रिस्क एफरवेसेंस के थ्रू ही इवॉल्व होती है। तो यहाँ से ये रिएक्शन आपको शो हो गई होगी। अब आई थिंक हो गई है, नहीं हुई? सबको हो गई होगी। तो हमने क्या किया, एसिड लिया था, एसिटिक एसिड, और मैंने NaHCO3 लिया, तो ब्रिस्क एफरवेसेंस निकली, जिससे मुझे प्रूफ हो गया कि ये CO2 है। तो अगर आपको एसिड का टेस्ट करना है तो हमेशा जो आपके टेस्ट लिखने के लिए आते हैं ना बोर्ड के एग्जाम में, तो आप वहां से ये लिख सकते हैं कि एसिड जो होते हैं वो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ब्रिस्क एफरवेसेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से वो एसिड होते हैं, क्योंकि CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो वीक एसिड के साथ क्या रिएक्शन थी और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या एसिडिटी रिएक्शन है, वो आई थिंक आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो गई होगी। हो गई सब बच्चों को क्लियर? कोई परेशानी तो नहीं है? सबको क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसोशिएट करो, कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, तो क्या होता है? एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलिक एनायन की स्ट्रक्चर आपको जरूर मिलती है। तो आपको ये चीज भी बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है। तो अगर आप किसकी रिएक्शन करा रहे हो? एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हो, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या लिया यहाँ पर? एक एसिड लिया और उसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ करा दी। तो आपको पता है कि ये जो एसिड होते हैं वो अपना H लूज करेंगे, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और साथ में जो हमारा बचेगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। मीन्स ये है कि एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और साथ में कार्बोक्सिलेट एनायन बनाते हैं। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। ये माइनस चार्ज यहाँ चला जाए तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ को इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से हमारी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, जो ओवरऑल ऐसे शो होगी कि ओवरऑल हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? COO, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये हमारी एक हाइड्रोनियम आयन की और कार्बोक्सिलेट एनायन की इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो हो सकती है। ये भी आप बहुत ध्यान से समझेंगे इसको।
दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बहुत मेन होता है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, मास ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द मास ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मास लेना पड़ता है ना हमें, तो हम क्या करेंगे H3O पॉजिटिव और इनटू ये हमारा क्या है कार्बोक्सिलेट एनायन है, तो हम इसको क्या रख सकते हैं RCOO नेगेटिव डिवाइड बाय RCOOH और ये हमारा हो गया H2O। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो ये आपने क्लास 11th में चैप्टर 7 में इक्विलिब्रियम में जरूर पढ़ा है कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है तो एक्टिव मास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं Ka, यानी कि जो हमारा एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो Ka यहाँ पर मैं इसको क्या इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि इक्विलिब्रियम H2O कर सकती हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि इक्विलिब्रियम H2O इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव RCOO नेगेटिव डिवाइड बाय RCOOH। ला सकते हैं हम इधर भी मल्टीप्लाई में इस तरीके से H2O को। अब यहाँ से हम Ka निकाल लेंगे, तो Ka इज इक्वल टू क्या होगा, Ka इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, और K इक्विलिब्रियम हमारा क्या है, ये है H3O पॉजिटिव RCOO नेगेटिव और ये है RCOOH। इस तरीके से हमने निकाल लिया। यहाँ पर K EQ हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और Ka यहाँ पे हमारा एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब हमें पता है किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो जर्नली इंडिकेट किस इक्वेशन से होती है, pKa वैल्यू से। pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, तो pKa वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। pKa वैल्यू कोई भी किसी भी एसिड के एसिड स्ट्रेंथ हम इस रिएक्शन से समझेंगे। मतलब ये है कि जितनी उसकी pKa वैल्यू कम होगी वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। यही रीजन है कि जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी जो pKa वैल्यू है वो 1 से कम ही होती है, 1 होती है। या तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि pKa वैल्यू जितनी कम होगी Ka वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, दोनों का अपोजिट रिलेशन है। तो इस तरीके से हम इसे समझेंगे और क्लियर करेंगे। बाकी कल हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम ऐड कर दें तो एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होगा ये कल पढ़ेंगे। ठीक है।